तो आज से हमारी पैथोलॉजी स्टार्ट हो रही है। पैथोलॉजी के में आपने हेमेटोलॉजी तो पढ़ ली होगी, मतलब जैसे मैंने पढ़ाई है। तो उसके अलावा हम जनरल पैथोलॉजी और उसके बाद जो क्रम से पैथोलॉजी चल रही है हमारी, उसको स्टार्ट करेंगे। जनरल पैथोलॉजी इस सेक्शन में ख़त्म करूँगा मैं, अरे इस लेक्चर में तो नहीं है ना, 4 या 5 लेक्चर में हम जनरल पैथोलॉजी कवर करेंगे। उसके बाद फिर हमारी सिस्टम ही चलेगी, जिसमें हम पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी आपस में दोनों मिलके कंप्लीट करते चलेंगे, पैथोलॉजी पढ़ाते चलेंगे। और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी पैथोलॉजी और उसके अलावा उसको मिक्सिंग भी करेंगे, मतलब जैसे कोई डिजीज़ पढ़ा रहे हैं उसके मतलब रिलेटेड ड्रग्स आ रही हैं तो उसको भी हम एक्सप्लेन करते रहेंगे कि किसी रिलेटेड ड्रग्स आ रही है हमारे पास, तो उस रिलेटेड जैसे डिजीज़ दे नहीं रखी होती काफ़ी जगह, तो उसको भी हम बताते चलेंगे कि कैसे कैसे होता है। हमारा प्रॉपर मेडिसिन वाला एक्सपर्ट चलेगा हमारा इस तरीके से। ये है तो वो सबसे ज़रूरी होने वाला है। उसके लिए पहले आपको ये एक्सपर्ट पता होना चाहिए। ये उसके अलावा पैथोलॉजी का मतलब खाली मेडिसिन में समझ लेना, इसमें सर्जरी वाला एक्सपर्ट भी बताता है। तो आपको जो 2 मेन सब्जेक्ट रहते हैं फाइनल ईयर में, सर्जरी और मेडिसिन, वो एक तरीके से काफ़ी हद तक स्टार्ट होने वाली है 3-4 महीनों में, और 2-3 महीने एकदम दवा के चलेगी। तो ये है कि इसलिए आपको यदि इन सब्जेक्ट चीज़ों को कवर कर लेते हैं, हम बस 3-4 महीने और पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी, आपको कुछ लगेगा ही नहीं कि आप कुछ फाइनल ईयर में पहुँचेंगे। ये चीज़ है। तो इस प्रकार हम पैथोलॉजी वाला स्टार्ट कर रहे हैं। पैथोलॉजी का मतलब प्रॉपर जैसे अब हेमेटोलॉजी वाला जो थे वो प्रॉपर यूनिट में उसको हटा दीजिए। हमारा प्रॉपर एक पहला लेक्चर है, तो पहला लेक्चर में पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर जैसे रॉबिन्स यदि रेफरेंस में लेके चले, जैसे मैं रॉबिन्स रेफरेंस में लेके चलता हूँ, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब सिग्निफिकेंस है लेकिन उसका मतलब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ तो उसका कुछ खास महत्व रहेगा नहीं जब तक मैं उसकी डिटेल में नहीं आऊँगा। उसमें सारी चीज़ें उसका थोड़ा बहुत दे रखा है, डिटेल में जाऊँगा तब उसका मतलब वो चैप्टर आप चलेगा एक तरीके से। ये जब हम किसी भी टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे उसका महत्व जरूर रहेगा। तो इस तरीके से जो टेक्निकली पहला चैप्टर कहा जाता है वो कहा जाता है हमारा सेलुलर डेथ वाला। तो उसके बाद है सेल डेथ है चैप्टर का नाम हमारे, सेल डेथ। तो क्या स्टार्ट हो रही है हमारी पैथोलॉजी। ये मेरी तरफ से सबसे फेवरेट सब्जेक्ट हुआ कर दीजिए सेकेंड ईयर में था मैं। पैथोलॉजी कौन सा चैप्टर है, सेल डेथ। ठीक है, सेल डेथ इंजरी कुछ मान लीजिए। ये अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक तरीके से चैप्टर को। तो उसमें सबसे पहला जो चीज़ आती है वो एक तरीके से हमारे एक तरीके से रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी और इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी से स्टार्ट होता है। जब सेलुलर एडेप्टेशन से स्टार्ट करते हैं पहले इनको एक ही टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, एक टॉपिक को धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला टॉपिक रहने वाला हमारा सेलुलर एडेप्टेशन। सेलुलर एडेप्टेशन कौन कौन से होते हैं तो पता होना चाहिए। तो हमारे होते हैं ये 4 प्रकार के, मोस्टली 4 प्रकार के। वे कौन से आते हैं हमारे इस तरीके से, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोफी, मेटाप्लेजिया। उसके अलावा डिस्प्लेजिया भी आता है जिसको हम एडेप्टेशन में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेजिया फर्स्ट साइन आता है कि उसको कैंसर डेवलप हो रहा है, वो सेलुलर एडेप्टेशन नहीं है ये। इसलिए सेलुलर एडेप्टेशन में हमें जब भी कंसीडर करना होता है तो इस तरीके से हम चारों को ही कंसीडर करते हैं। डिस्प्लेजिया को कंसीडर नहीं करते, वो प्री कैंसरस कंडीशन है। जब भी हम कैंसर स्टेज लिखेंगे तो उसमें फर्स्ट कंडीशन हमारी जरूर हमेशा से डिस्प्लेजिया रहेगी, तो उसको हम कैंसर में मान के चलते हैं, मतलब काफ़ी हद तक ये है। तो इसलिए सेलुलर एडेप्टेशन में बात करें चले हम एक तरीके से फर्स्ट बात करते हैं हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का क्या मतलब होता है, हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है एक तरीके से इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल। ये एक तरीके से ये कहाँ देखने को मिलता है आपको ये पता होना चाहिए। हाइपरट्रॉफी, तो हाइपरट्रॉफी देखने को मिलता है तो यूटेराइन वाले में। उसके अलावा क्या स्केलेटल मसल देखने को मिलता है, फिजियोलॉजिकल बात करें चले। और उसके अलावा पैथोलॉजिकल बात करें चलो तो कार्डिक हाइपरट्रॉफी होती है। ये तरीके से हमारे वेंट्रिकुलर सिस्टम जो होता है, मतलब जो वेंट्रिकल्स होते हैं, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ज़्यादातर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है या एट्रियल हाइपरट्रॉफी मिल जाती है। तो इंक्रीज साइज ऑफ सेल, इसमें क्या होता है पहली चीज़ मिलती है हमको कि इसमें फिजियोलॉजिकल बात करें चलें, इसमें क्या होता है हमारे यूटेराइन हाइपरट्रॉफी।
और उसके अलावा क्या बोलते हैं, स्केलेटल हाइपरट्रॉफी। पैथोलॉजिकल क्या बात कर रहे हैं, पैथोलॉजी में क्या कहते हैं, यही बात कहते हैं, कार्डियक हाइपरट्रॉफी होती है। ये हाइपरट्रॉफी। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है हमारे पास एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब क्या होता है, उसमें एक ग्रोथ होती है और सेट हो जाती है, साइज और जो कहते हैं फंक्शन होता है सेल का वो डिक्रीज हो जाता है। ये डिक्रीज साइज मान लीजिए, साइज डिक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, इतना फंक्शन कम हो गया तो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फिजियोलॉजिकल क्या हो सकता है, हमारा यूट्रस हो जाता है इस तरीके से। यूट्रस बच्चा पैदा करने के बाद तो यूट्रस का साइज बड़ा होने के बाद का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इस तरीके से यूट्रस में मिल सकता है। उसके अलावा क्या मिलता था, पैथोलॉजिकल बात करके चले, जिस तरीके से पोलियो वायरस वाले इन्फेक्शन में था ये। और उसके अलावा क्या मिल सकता है हमारा इस तरीके से इस्चेमिक हाइपरट्रॉफी, जैसे इस्चेमिक एट्रोफी जैसे ब्रेन में मिलती है, यूटेरस में होगा। पैथोलॉजिकल बात करिए, पैथोलॉजिकल तो काफ़ी सारी चीज़ आ जाएगी। पैथोलॉजिकल एक तरीके से हमारा मसल एट्रोफी मिल जाएगा। इसमें लगा पोलियो वायरस में देखना मिलता था, पोलियो में। उसके अलावा क्या कहते हैं, हमारा प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मान लीजिए, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। उसके अलावा क्या हो जाएगा, ब्रेन की मिल सकती है, ब्रेन की एट्रोफी, किसमें मुझे एल्जाइमर में। इस प्रकार का होता है एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया और बता देता हूँ मैं, हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, नंबर ऑफ क्या होते हैं, सेल इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। ये किस में देखना पड़ता है, फेमस एग्जांपल आता है हमारा इसका, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, जिसमें इधर प्रोस्टेट का साइज इंक्रीज होता है। तो कभी भी ज़्यादा है कि सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें पता होना चाहिए को। जैसे प्राइमरी एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछेगा तो सीधे पूछेगा कि ब्रांड प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में इधर प्रोस्टेट का सेल है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इधर सेल का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा। मतलब जब प्रोस्टेट का साइज इंक्रीज हो रहा है तो सेल का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा, तो सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है। ये है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। उसके अलावा बात करें चले और किस में मिल सकता है, तो ये यूट्रस में तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है, यूटेरस में ये भी मिलता है। यूट्रस में बात करें चले बोथ मिलते हैं, ये भी क्वेश्चन है। यूट्रस में यदि दोनों ऑप्शन में दे रखे तो दोनों में 1 और 2 लिख रखा हो ऑप्शन में, तो 1 और 2 दोनों को टेक करना है आपको, ये ठीक है। तो उसके अलावा बात करके चले हमारा आता है हमारे मेटाप्लेजिया, जिसमें होता है कि तरीके वन टाइप ऑफ एपिथेलियम जो होती है वो कैसे कहते हैं, अदर टाइप ऑफ एपिथेलियम में चेंज आती है, अदर टाइप ऑफ एपिथेलियम में चेंज हो जाती है ये। जिसमें मैं एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल के नाम पे बेरेटिस वगैरह काफ़ी एग्जांपल आता है प्रॉपर, बेरेटिस वेगस। जैसे इसमें क्या होता है, नॉर्मल जो इसी वेगस की एपिथेलियम कैसी होती है, हमारी स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, स्क्वेमस एब्स्ट्रैक्टिव स्क्वेमस होती है, वही अलग बात है, लेकिन स्क्वेमस तो होती है ना, स्क्वेमस सेल होती है एपिथेलियम में। और उसके अलावा वो किस में चेंज हो जाती है, स्क्वेमो सेल में, किससे, कोलोमिनार सेल में, कोलोमिनार सेल में परिवर्तन हो जाती है। तो ये इससे कन्वर्जन होता है स्क्वेमस से कोलोमिनार एपिथेलियम में, कन्वर्जन बेरेटिस वेगस में। उसके अलावा बात करें चलो जो आता है हमारा एक तरीके से कंडीशन दूसरी आती है, जब दो ही पूछता है तो बेरेटिस वेगस से पूछता है, दूसरा पूछता है वो आपसे पूछता है इस तरीके से स्मोकिंग के केस में। स्मोकिंग के केस में क्या होता है, स्मोकिंग में जो हमारा
स्क्वैमस सेल जो होती है, सीलिएटेड कोलुमिनार जो होती है वो स्क्वैमस सेल में परिवर्तन हो जाती है। ये स्मोकिंग में बात करें ना, स्मोकिंग में क्या होता है ना, नॉर्मल जो हमारे किस्म होते हैं ट्रेकिया में किसी प्रकार की एपिथेलियम होती है, तो उसमें ट्रेकिया में जो एपिथेलियम होती है वो ऐसी रहती है हमारी सीलिएटेड और उसके अलावा क्या सीलिएटेड कोलुमिनार होती है। स्यूडो सीलिएटेड होता है, ये ध्यान रखना, स्यूडो कोलुमिनार होता है, कोलुमिनार, स्यूडो सीलिएटेड नहीं होता। स्यूडो सीलिएटेड कोलुमिनार से क्या इसमें कन्वर्जन हो जाता है उसका एक तरीके से स्क्वैमस सेल में। इस प्रकार के आपको दोनों एग्जाम्पल पता होना चाहिए। बैरेप्टिक्स में क्या हो रहा है इस तरीके से, जैसे रेस्पिरेटरी में देखा था कोलुमिनर एपिथेलियम किसमें चेंज हो रही है, हमारे स्क्वैमस में। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस नहीं रहता, स्ट्रेटिफाइड फिर बोले तो ये तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में चेंज हो जाती है। दोबारा बता देता हूँ मैं क्या क्या एग्जाम्पल है। इस तरीके से एट्रोफी तरीके साइज हुआ वो डिक्रीज कर रहा है, क्यों गिर रहा है, उसमें कोई फंक्शन कम हो रहा है, उसका इस कारण ही गिर रहा है। बाकी और अब बात करके चले किसमें, तरीके से हाइपरट्रॉफी में क्या साइज होता है वो इंक्रीज होता है, और ये डिजीज है जैसे कि एक तरीके से हाइपरप्लेजिया पर शायद तो सेम रहता है लेकिन नंबर इंक्रीज होता है। प्रॉपर एग्जाम्पल है उसका बिना ट्रोस्टेड हाइपरट्रॉफी, मतलब हाइपरप्लेजिया रहता है, हाइपरट्रॉफी नहीं होती। और उसके अलावा जो लास्ट में आता है हमारा इस तरीके से मेटाप्लेजिया, क्वेश्चन जो पूछेगा आपसे मेटाप्लेजिया के नाम पे पूछेगा 2 नंबर का, इसमें फिर आपको ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल लिख के आने पड़ेंगे। एग्जाम्पल से नंबर है इसमें आपको प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा कौन सी डिजीज में किसमें चेंज होता है। इसमें बात करते हैं तो बेरेट इसोफेगस जो होती है उसमें क्या है कि गैस्ट्रिक इरिटेशन के कारण क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड के इरिटेशन के कारण जो हमारा स्क्वैमस सेल है वो इस तरह से कोलुमिनार जो होती है इंटेस्टिनल कोलुमिनार एपिथेलियम उसमें चेंज हो जाती है। जैसे इंटेस्टाइनल कोलुमिनार एपिथेलियम रहती है तो उसमें कोलुमिनार में चेंज हो जाती है, जो कि रेस्पिरेशन वाली केस में हमारा जस्ट इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है हमारा जो इस तरीके से हमारा जो कोलुमिनर एपिथेलियम है वो स्क्वैमस एपिथेलियम में चेंज हो जाती है। ये जैसे ज़्यादा बाहर का आउटर स्ट्रक्चर जो उसमें एनवायरमेंटल एक्सपोजर ज़्यादा है वो ज़्यादा उसमें स्क्वैमस एपिथेलियम रहती है, स्किन वगैरह हुई हमारी। और उसके अलावा जो अंदर वाली स्ट्रक्चर जिसमें सिक्रेशन ज़्यादा होता है उसमें रिलेटिवली कोलुमिनर मतलब एब्जॉर्प्शन का काम ज़्यादा होता है वहाँ पे, एक तरीके से वो कोलुमिनर एपिथेलियम में इस तरीके से ज़्यादा आता है। ये फिर हम आता है एक तरीके सेल इंजरी पे। सेल इंजरी बात चले तो उसमें 2 सेल इंजरी आती है, 2 प्रकार की। तो आती है हमारी रिवर्सिबल सेल इंजरी और होती है रिवर्सिबल सेल इंजरी। दोनों इनिशियल जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला सिस्टम जो होता है उस तरीके से सेम रहता है। अब इस पर एक जो एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, जैसे उसमें रॉबिन्स में एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन अब मैं बताऊँ तो माइटोकॉन्ड्रिया वाली केस जो होता है उसमें जो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल हो तो उसमें क्या ईटीपी की मात्रा होती है, जैसे कम हो जाती है न्यूट्रिशन में ले रहा तो ईटीपी की मात्रा कम हो जाती है, तो जैसे तो एटीपी की तो उससे क्या होता है जो सोडियम पोटेशियम कम होता है, पंप होता है, वो काम नहीं करता है इस तरीके से। ये जिसके कारण क्या है कि इस तरीके से जो कैल्शियम की मात्रा जो होती है वो इस तरीके से सेल के अंदर बढ़ जाती है। ये जैसे सोडियम का एक्युमुलेशन होगा, सोडियम का एक्युमुलेशन होगा जिससे कारण क्या स्वेलिंग होने को देखने को मिलती है हमको सेल में मेरे ये। और इसके अलावा क्या देखना मिलता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया लेवल पर यदि हम बात करके चलें तो वो क्या वो कैल्शियम का डिपोजिशन ज़्यादा मिलेगा अंदर उसका। और उसके अलावा क्या करें जैसे हम सेलुलर लेवल पर बात करके चलें सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा हमारा क्या साइटोसोल में क्या है कि हमको सेलुलर स्वेलिंग देखने वाली कि इंक्रीज वाटर ऑब्जर्वेशन होगा कि जहाँ जहाँ सोडियम जाता है वहाँ वहाँ इस तरीके से वाटर भी आता है, तो स्वेलिंग हमको देखने को मिलेगी। ये बाकी के मेन जो अंतर पूछा जाता है इधर रिवर्सिबल रिवर्सिबल में उसमें आपको लिखना पड़ता है इधर न्यूक्लियर वाइज चेन का, उसमें खाली आपको न्यूक्लियरी क्लम्पिंग देखने को मिलेगी
और उसके वाले केस में आपको क्या मिलेगा, 3 चीज़ें देखने को मिलेगी, पाइकोनोसिस, कैरियोलाइसिस और कैरियोरेक्सिस। ये है। चलो इसको अब लिख ही देते हैं, फिर मैं बोल ही जा रहा हूँ मैं तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो चीज़ आती है वो क्या आती है, हमारा प्रॉपर रिवर्सिबल सेल इंजरी की बात करते हैं। रिवर्सिबल सेल इंजरी, रिवर्सिबल सेल इंजरी। इसमें रिवर्सिबल सेल इंजरी और रिवर्सिबल सेल इंजरी में सबसे बड़ी बात जो अंतर करने की होती है वो रहती है इस तरीके से, उसमें जो हमारा जो होता है, इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन होती है वो इंटैक्ट रहती है। इसमें क्या रहती है, इंटैक्ट सेल मेम्ब्रेन। जो भी इस तरीके से जो प्रोटीओलाइटिक एंजाइम होता है उनका एक्टिवेशन नहीं हुआ होता, खाली वैसे इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हुआ होता है ये। तो इसमें कहते हैं इंटैक्ट सेल मेम्ब्रेन रहती है। सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, इसका मतलब ये कि चेंज नहीं आता सेल मेम्ब्रेन पर, लेकिन वो फूटती नहीं है क्योंकि प्रोटीओलाइटिक एंजाइम जो होता है उनका एक्टिवेशन नहीं हुआ है अभी तक। ये इंटैक्ट सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलता है सोडियम पोटेशियम पंप का जो होता है फेलियर देखने को मिलता है, पंप फेल हो जाता है, फेलियर। क्यों? क्योंकि इस तरीके से एटीपी की मात्रा कम हो गई है इस कारण, जिसके कारण क्या होता है, हमारा इंक्रीज इंट्रासेलुलर सोडियम जो होता है, सोडियम इंट्रासेलुलर, और उसके अलावा क्या कहते हैं, वाटर का एक्युमुलेशन देखने को मिलता है, वाटर इन सेल। सोडियम और क्या कहते हैं वाटर जो होता है इस तरीके से इसमें सेल हो जाती है, इसमें वाटर के सेल कहते हैं, वाटर ज़्यादा देखने होता है, जिसके कारण होता है स्वेलिंग ऑफ सेल्स देखने होते हैं, स्वेलिंग हो जाती है सेल्स की, फूल जाती है ये इसकी हमको देखने को मिलती है। ये सेम चीज़ माइटोकॉन्ड्रिया की किस में बात कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों में ही देखने को मिलेगा, इसलिए स्पेशल उसको मेंशन कर नहीं रहा मैं। मेन रूप से अब न्यूक्लियर लेवल पर बात करके करूँ तो उसमें क्या देखने को मिलेगा, हमको इस तरीके से एंजाइम का इनएक्टिवेशन देखने को मिलेगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो रुक जाता है। स्वेलिंग में वैसे ब्लैबिंग देखना है ना, ब्लैबिंग देखना मत है, ब्लैबिंग। इसके अलावा क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस घट जाता है हमारा, प्रोटीन सिंथेसिस, डिनेचुरेशन नहीं हो रहा है इसमें, ये चीज़ आता है ना, डिनेचुरेशन नहीं हो रहा प्रोटीन का, उसका खाली सिंथेसिस हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीशन हो जाएगा, इस तरीके से इंक्रीज हो जाता है, मिस फोल्डेड प्रोटीन का एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाता है, मिस फोल्डेड प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा करना है। जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट जो आता है वो इस तरीके से किस प्रकार हमारा काम करता है न्यूक्लियर लेवल पे, न्यूक्लियर लेवल क्रोमेटिन क्लम्पिंग देखने को मिलती है। क्रोमेटिन कम्प्लिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है क्रोमेटिन कम्प्लिंग, क्योंकि इस तरीके से इसमें कैल्शियम की मात्रा इंक्रीज हो जाती है अंदर। उसके अलावा क्या कि मेटाबॉलिक लेवल पे ये चीज़ है, और चीज़ ध्यान रखना, मेन जो आपसे पूछा जाने वाला चीज़ है वो देखना, मतलब माइलिन फिगर, वो क्या करता है, एग्रीगेशन परऑक्साइड और लिपिड जो होता है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, एग्रीगेशन रहता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने की वो है आपको माइलिन फिगर्स। माइलिन फिगर होते क्या है, इस तरीके से पर ऑक्सीडाइज लिपिड होते हैं, किसमें देखना होता है, साइटोप्लाज्म में देखना होता है, साइटोप्लाज्म में। ये इसमें जो कॉमन मैं बता दूँ जैसे बाद में, फिर इसमें आता है रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ये रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है
जिसमें जैसे परसेंटेज हाइपोक्सिया होगा हमारा बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो गया, एटीपी कम हो गया। ये माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन देखने को मिलेगा दोनों ही केसों में, उसमें भी देखने को मिल रहा है, इसमें भी, इसमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। जो मेन चीज़ इसमें जो डिफ्रेंशिएट करने वाली होती है वो होती है एक तरीके से ब्रेक डाउन हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ब्रेक डाउन हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसके कारण क्या है कि होता है जो भी एंजाइम होते हैं उस तरीके से हमारे साइटोसोलिक एंजाइम वो लीक आउट होने लग जाते हैं आउटसाइड ऑफ सेल। ये दूसरा क्या चीज़ देखना मिलती है, वो चीज़ देखना मिलती है हमको इस तरीके से जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं उनका एक्टिवेशन देखने को मिलता है, जिसमें लाइसोसोमल का एक्टिवेशन हो जाता है, उसके अलावा फास्फोलाइपेज, न्यूक्लिएज, इनका एक्टिवेशन हो जाता है। ये दो चीज़ें होती हैं, उसके आधार पर सारी चीज़ों को आपको बात करते चले। बाकी मैं ये चीज़ तो देखने को मिलेंगी शुरुआत में स्टेज में, ऐसे तो है नहीं कि ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी आपको, बस ये है कि इसमें आपको ये चीज़ें और एक्स्ट्रा देखने को मिलती हैं। ये इसमें बात कर जाते हैं, इसमें क्या होगा, इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसका क्या है, इस तरीके से ब्रेकडाउन हो जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होने से क्या होता है, एक तरीके से जो साइटोसोलिक एंजाइम होते हैं, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम जो होते हैं वो क्या रहता है, लीक आउट हो जाते हैं इधर सेल के बाहर, लीक आउट ऑफ सेल। ये लीक आउट हो गया, और क्या होता है, लीक आउट होने से क्या होगा, लीक आउट होना, ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें क्या देते हैं, ट्रोपोनिन वगैरह मिल जाता है बाहर आपको। और चीज़ क्या देखने को मिलती है आपको, क्या होता है हमारा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एक्टिवेशन आता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एक्टिवेशन, इसमें क्या होता है, लाइसोसोमल एक्टिवेशन होता है, लाइसोसोम एंजाइम कहते हैं, हमको डाइजेस्ट करते हैं तरीके से सेल को, डाइजेस्ट सेल को करते हैं, डाइजेस्ट पूरी सेल का कंटेंट जो होता है वो डाइजेस्ट करते हैं। उसके अलावा क्या कहता है, हमारा न्यूक्लियस का एक्टिवेशन हो जाता है, न्यूक्लियस जो होता है उसका एक्टिवेशन हो जाता है। जैसे हमको 3 कंडीशन देखने मिलती है, कोई याद रखना पड़ेगा, मेन जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो सेपरेट इन तीनों चीज़ों में पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए क्या क्या होती हैं। तो उसमें आता है पाइकनोसिस, ये नाम लेता है पाइकनोसिस। उसके अलावा क्या देखना, पाइकनोसिस के अलावा कैरियोरेक्सिस, कैरियोरेक्सिस, उसके अलावा कैरियोलाइसिस। पाइकनोसिस में क्या देखने को मिलता है हमको, इस तरीके न्यूक्लियर एसिड कंडेंसेशन देने में, एसिड न्यूक्लियर एसिड क्या देता है, कंडेंस मिलता है, कंडेंसेशन देखने को मिलता है, न्यूक्लियर एसिड कंडेंसेशन। और उसके अलावा जो कैरियोरेक्सिस में क्या देखने को मिलता है हमको, न्यूक्लियर मेटेरियल का फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, न्यूक्लियर एसिड फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। और उसके अलावा कैरियोलाइसिस में क्या देखने को मिलता है हमको, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। पाइकनोसिस में कंडेंसेशन, कैरियोरेक्सिस में फ्रेगमेंटेशन। इतनी फ्रेगमेंटेशन सबसे बड़ा शब्द से लगा है ना, एक तरीके से वो किस में मिलेगा हमको, कैरियोरेक्सिस में देखने को मिलेगा। और उसके अलावा कैरियोलाइसिस में क्या देखने को मिलेगा हमको, एक तरीके से कंप्लीट बैकग्राउंड देखने को मिलेगा। लास्ट चर्चा कर लेते हैं, यदि कोई भी सेल की इंजरी पूछा वो इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करनी है। एटीपी जब भी कम होता है इस तरीके से सोडियम कैल्शियम का इक्विलिब्रियम हो जाता है इन माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होती है वो इतनी डिफेक्टिव हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है लास्ट में, क्योंकि मतलब एग्रीगेट कर देती है एक तरीके से
इस तरीके से किसको वो जो सेल लाइसिस वाली प्रक्रिया थी उसमें बस ये ध्यान रखना अमॉर्फस या माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलता है? माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटी देखने को मिल जाएगा। ये चीज़ें इस प्रकार हमारा क्या हो गया, इस तरीके से सेल इंजरी भी हो गई ख़त्म। और आगे के टॉपिक कंटिन्यू रहेंगे। थोड़ा सा लेक्चर बड़े हो रहे हैं, ज़्यादा बड़ा करना नहीं चाह रहा, तो इसमें हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो गया।